एक समय की बात है। एक जतनपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था गोविंद। उसके घर में उसकी पत्नी माया और उनका 16 साल का बेटा राजू रहते थे। गोविंद मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। हे भगवान, अब क्या करूं? बारिश का कोई नामो निशान नहीं। खेतों में दरारें पड़ गई हैं। मेहनत करने के बाद भी फसल नहीं हुई। घर चलाना मुश्किल हो गया है। सुनिए जी, आज घर में एक दाना राशन नहीं बचा। मैं क्या पकाऊं? आप कुछ कीजिए, वरना आज हम सबको भूखे ही रहना पड़ेगा। कोमल, तुम चिंता मत करो माया, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर वो घर से निकल पड़ता है। हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे राजू का क्या? मैंने तो सिर्फ खेत जोतना सीखा है, पर जब फसल ही नहीं हुई, अब क्या करूँगा? अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, जमींदार मनोज से उधारी पैसे मध्य लेने। प्रदेश के एक गांव बरकटा में न कोई बड़ी नदी थी, न कोई पक्की सड़क। वहां था तो बस एक नाम था, चौधरी भूपेंद्र सिंह का। चौधरी के पास थे 100 एकड़ जमीन, 2 ट्रैक्टर, 4 गोदाम और एक ऐसा घमंड जो आसमान छूता था। गांव के बाकी लोग थे कर्ज में डूबे, मजबूर, चुप। उनमें से एक था दीनू। दीनू के पास न अपनी जमीन थी, न बैल, न औजार। वो चौधरी के ही खेतों में 10 रुपए प्रति घंटे की मजदूरी करता था। उसकी बेटी फूलन ने शहर के कॉलेज से पढ़ाई की थी। जब वो गांव लौटी तो उसने देखा उसका बाप दूसरों के खेतों में पसीना बहा रहा है और चौधरी अपने बंगले में शराब पीकर ताश खेल रहा है। फूलन की आंखों में चिंगारी थी। उसने ठान लिया, अब ये गुलामी खत्म होगी। बेटी, तू क्यों लौट आई शहर से? वहां तेरा भविष्य था, यहाँ तो बस अंधेरा है। चौधरी ने कल मेरी मजदूरी के पैसे भी रोक लिए। कहता है पहले पिछले साल का कर्ज उतार, फिर नई मजदूरी ले। पिताजी, आप कब तक उस चौधरी के आगे हाथ पसारते रहोगे? मैंने शहर में सीखा है कि खेती सिर्फ अनाज उगाने का नाम नहीं है। खेती का हर कचरा, पत्ती, तना, जड़, छिलका सोना बन सकता है, बस उसे पहचानना आना चाहिए। बेटी, तू चौधरी को नहीं जानती। उसने पूरे गांव को कर्ज में जकड़ रखा है। कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। उसके 6 गुंडे हैं, 3 गाड़ियां हैं, 2 वकील हैं। हम क्या कर सकते हैं? पिताजी, मैं उससे सीधा मुकाबला नहीं करूंगी। मैं उसे उसी के हथियार से हराऊंगी, लालच से। चौधरी को अगर लगेगा कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है तो वो खुद ही फंस जाएगा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। दीनू ने अपनी बेटी की आंखों में वो चमक देखी जो कभी उसकी पत्नी के चेहरे पर होती थी। उसने सोचा, अब क्या बिगड़ेगा, पहले से ज्यादा तो बुरा नहीं हो सकता। अगले दिन फूलन ने चौधरी के बंगले का रुख किया। बंगले के बाहर लोहे का बड़ा दरवाजा था। उस पर लिखा था, प्रवेश केवल अनुमति से। फूलन ने अनुमति नहीं मांगी, वो सीधे अंदर घुस गई। चौधरी साहब, नमस्ते। मैं दीनू की बेटी फूलन हूँ। आपकी जमीन पर मैं खेती करना चाहती हूँ, पर नई शर्तों पर। ओहो, तीनों की बच्ची पढ़ लिख कर आई है लगता है। अच्छा बता, क्या नई शर्त लेकर आई है? पर ध्यान रखना, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। जो मेरा हक है वो मैं लेता हूँ। चौधरी साहब, मैं आपके 5 एकड़ में गाजर उगाना चाहती हूँ। शर्त ये रखती हूँ, फसल का ऊपर का हिस्सा, यानी गाजर के पौधे की पत्तियाँ और तना जो जमीन से ऊपर है, वो आपका होगा। मैं रख लूंगी नीचे का हिस्सा, यानी गाजर की जड़ें जो जमीन के अंदर है। तू पागल है लड़की। गाजर तो जमीन के अंदर उगती है। तू चाहती है कि मैं वो पत्तियां ले लूं जो बकरियां भी मुश्किल से खाती हैं, और तू गाजर की जड़ें ले जाए। ये तो मेरे लिए फायदे का सौदा है। मंजूर है, लिखा ले करार। पर एक शर्त और, जो फायदा हुआ उसका मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। तू अपनी पत्तियां लेकर खुश रह। चौधरी को लगा कि उसने फूलन को मूर्खतापूर्ण शर्तों में फंसा लिया है। असल में गाजर की कीमत उसकी जड़ों में होती है, पत्तियों में नहीं। उसने फूलन पर दया करते हुए सोचा कि ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, पर फूलन के होठों पर मुस्कान थी। उसे यही चाहिए था। उसने गाजर की ऐसी प्रजाति बोई जिसकी जड़ें तो छोटी थीं, पर पत्तियां मोटी, रसीली और बहुतायत में थीं।
2 महीने बाद जब फसल आई तो चौधरी के आदमी आए। उन्होंने सारी पत्तियां और तना काटकर ले जाना शुरू कर दिया। फूलन ने एक तरफ खड़े होकर देखा। जब सारी पत्तियां लद गईं, तो फूलन ने अपने पिता और गांव की 5 और औरतों को बुलाया। बहनों, जल्दी से सारी गाजरें खोदो, एक भी जड़ मत छोड़ना। इन्हें साफ करो, धूप में सुखाओ, फिर पतले पतले टुकड़े काटो। बेटी, ये गाजरें तो बहुत छोटी हैं। बाजार में इनका दाम कुछ खास नहीं मिलेगा। पिताजी, ये गाजरें बेचने के लिए नहीं है। गाजर के छोटे टुकड़ों को अगर हम अच्छे से सुखाकर पीसे तो उनसे एक नारंगी रंग का पाउडर बनता है। इसे कैरोटीन पाउडर कहते हैं। ये आँखों की दवा बनाने में काम आता है। शहर में दवा कंपनियां इसका 1 किलो 1000 रुपए में खरीदती हैं। फूलन ने 8 दिनों में 30 किलो कैरोटीन पाउडर तैयार किया। उसने उसे छोटे छोटे पैकेटों में बांधा और जबलपुर की एक दवा कंपनी के एजेंट को भेजा। पैसे आए 30,000 रुपए। पूरे गांव में शोर मच गया। चौधरी जब ये सुनकर कि फूलन ने गाजर की बेकार पत्तियों से नहीं बल्कि जड़ों से लाखों कमा लिए, तो उसने अपनी कुर्सी से उछलकर पूछा, क्या वो तो गाजरें छोटी थीं, वो कैसे कमा गई? मैंने तो सिर्फ पत्तियां ली थी। उसके आदमी ने बताया कि फूलन ने जड़ों से कुछ पाउडर बनाकर बेचा है। चौधरी गुस्से से लाल हो गया। उसने फूलन को बुलाया और धमकाया, तूने मुझे धोखा दिया, अब अगली बार मैं खुद शर्त रखूंगा। सुन ले फूलन, अगली फसल लाल मिर्च की होगी। शर्त ये होगी, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा, यानी जो जड़ें और मिट्टी के अंदर का हिस्सा होगा वो सब मैं ले जाऊंगा। तू रख लेना ऊपर का हिस्सा, यानी मिर्च के फल और पत्तियां। मंजूर है चौधरी साहब, जैसी आपकी मर्जी। चौधरी को लगा कि इस बार उसने मिर्च के फलों पर कब्जा जमा लिया है। लाल मिर्च के फल तो बाजार में महंगे बिकते हैं। फूलन के हिस्से में बस पत्तियां आएंगी और शायद कुछ सूखे तने। उसे लगा कि अब वो पिछली हार का बदला ले लेगा। उसने खुद खेतों की निगरानी के लिए अपने 3 आदमी लगा दिए। पर फूलन ने फिर से वही चाल चली। उसने मिर्च की ऐसी किस्म बोई जिसके फल तो औसत थे, पर पत्तियां बेहद खास निकली। जब फसल पक गई तो चौधरी के आदमियों ने सारी जड़ें खोद कर ले ली। मिट्टी के अंदर का हर हिस्सा उखाड़ा। फूलन के हिस्से में आए मिर्च के सूखते फूल और झड़ती हुई पत्तियां। दीनू फिर घबरा गया। बेटी, अब तो सब खत्म हो गया। चौधरी ने सारे मिर्च के फल ले लिए। हमारे पास बस ये झड़ी हुई पत्तियां हैं। पिताजी, मिर्च की पत्तियों का इस्तेमाल लोग कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, पर इन पत्तियों में कैप्सेसिन नामक तत्व होता है, जिसका उपयोग मसल्स क्रीम और जोड़ों के दर्द की दवा में होता है। एक छोटी सी शीशी का दाम 500 रुपए है। फूलन ने गांव की 10 औरतों को बुलाया, सारी सूखी पत्तियों को इकट्ठा किया, उन्हें सुखाकर पीसा और फिर उनमें तेल मिलाकर एक मसाज क्रीम तैयार की। उसने 50 शीशियां बनाई और ऑनलाइन बेच दी। 25,000 रुपए उसके खाते में आ गए। चौधरी ने जब देखा कि लाल मिर्च के फल तो उसने बाजार में बेचे भी नहीं थे ठीक से, क्योंकि वे सूखे और फटे हुए थे, वहीं फूलन बेकार पत्तियों से लाखों कमा रही है, तो चौधरी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फूलन के खिलाफ वकील भेजने की धमकी दी, पर फूलन ने करार का कागज दिखाकर कहा, चौधरी साहब, आपकी शर्तों पर लिखा है कि आपको नीचे का हिस्सा मिलेगा। आपने लिया, ऊपर के हिस्से का हमें अधिकार है। अब तीसरी बार मैं खुद शर्त लिखवाऊंगा। इस बार पूरे खेत की फसल, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मेरा होगा। तुम सिर्फ खाली हाथ जाओगी। ठीक है चौधरी साहब, बताइए कौन सी फसल? इस बार मूंगफली, पूरी फसल, तना, पत्ती, फल, जड़, सब कुछ मेरा। तुम्हें बस खेत की वो धूर मिलेगी जो कटाई के बाद बचेगी। मंजूर है चौधरी साहब, लिखवा दीजिए। चौधरी तो मानो फूल पर आ गया। उसे लगा कि इस बार फूलन को कुछ नहीं मिलेगा। मूंगफली तो पूरी ही कीमती थी। उसने अपने सारे आदमियों को लगा दिया कि कोई दाना बाहर न जाए। जब फसल तैयार हुई, चौधरी ने खुद खेत में आकर निगरानी की। सब कुछ उसके ट्रकों में लद गया, पत्तियां, तने, मूंगफलियां, जड़ें, सब कुछ। खेत साफ हो गया, बस हवा में उड़ती हुई महीन धूल और कुछ कुचले हुए छिलके रह गए। फूलन ने एक सफेद कपड़ा बिछा दिया और उस धूल को इकट्ठा करने लगी। दीनू फिर परेशान हो गया। बेटी, अब तो सच में सब खत्म हो गया। धूल से क्या होगा? पिताजी, मूंगफली के छिलकों की इस महीन धूल को फाइबर पाउडर कहते हैं। ये सबसे बढ़िया इंसुलेशन मटेरियल होता है। एसी, फ्रिज और बड़े बड़े कारखानों में इसका उपयोग गर्मी को रोकने के लिए होता है। 1 किलो का दाम 300 रुपए से भी ज्यादा है।
फूलन ने उस धूल को इकट्ठा करके 1 महीने में 100 किलो फाइबर पाउडर बनाया। उसने एक एसी बनाने वाली कंपनी को सप्लाई दी। 30,000 रुपए फिर से उसके हाथ लगे। चौधरी जब ये सुनकर कि उसके उखाड़े हुए खेत की धूल से भी फूलन पैसा कमा रही है तो उसका सिर चकराने लगा। 3 बार वो हार चुका था। उसने सोचा था कि वो फूलन को हरा रहा है, पर हर बार उसकी अपनी लालच उसके पैरों में फंसी रही। अब चौधरी के पास ना तो कोई शर्त बची थी ना कोई बहाना। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। गांव में हर कोई फूलन की तारीफ कर रहा था। किसानों का मनोबल बढ़ चुका था। तब एक दिन चौधरी ने खुद दीनू की झोपड़ी में आना उचित समझा। दीनू, मुझे माफ कर दे। तेरी बेटी ने मुझे सबक सिखा दिया। 3 बार मैंने उसे कमजोर समझा, 3 बार वो मुझसे ज्यादा ताकतवर निकली। मैं समझ गया कि लालच कितना बुरी बला है। आज से मैं गांव के सभी किसानों को उनकी जमीन वापस करता हूँ। अब कोई मेरा कर्जदार नहीं रहेगा। चौधरी साहब, देर आए दुरुस्त आए। असली फसल अनाज में नहीं, ज्ञान में होती है। अगर आपने हमारे साथ हाथ मिलाया तो हम आपको भी नई तकनीक सिखा सकते हैं, पर शर्त है अब कोई शोषण नहीं। हाथ जोड़कर कसम खाता हूँ, अब नहीं। मैं अपने बाप के जमाने से गरीबों का खून चूसता आ रहा था। आज मुझे लग रहा है कि मैंने कितना नुकसान कर लिया, अपना भी दूसरों का भी। अगले ही दिन चौधरी ने गांव के चौपाल पर सभी किसानों को बुलाया। उसने उनके कर्ज की सारी कागजें आग में जला दी। उसने ऐलान किया कि अब से हर किसान अपनी जमीन पर खुद फैसला करेगा। फूलन ने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। वहां वो औरतों और किसानों को सिखाती थी कि कैसे फसल के हर हिस्से, जड़, तना, पत्ती, छिलका, बीज और यहाँ तक कि धूल से पैसा कमाया जा सकता है। गांव बरकटा अब गरीबी के लिए नहीं बल्कि अपनी नई सोच के लिए जाना जाने लगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह आज भी उसी बंगले में रहता है, पर अब वो किसी को धमकाता नहीं। वो खुद फूलन के केंद्र पर आता है, चाय पीता है और नए किसानों को कहता है, लालच मत करना वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। फूलन ने मुझसे मेरी सारी जमीन नहीं छीनी, उसने मेरा अहंकार छीन लिया और यही सबसे बड़ी जीत है। और इस तरह एक गरीब मजदूर की बेटी ने अपनी बुद्धि और विज्ञान के दम पर एक लालची जमींदार को उसी के खेल में हरा दिया। ये कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सोचता है कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके पास दिमाग है उसके पास सब कुछ है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की।